जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, आज लेट हो गया है वीडियो, लेकिन हर दिन 5 बजे ही आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, इसके कारण से आपको उस प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता, लेकिन वीडियो तो मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन 5 बजे मिलेगा। ठीक है, तो 5 बजे ही आप भी फोकस करके चलेंगे कि 5 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, आप उसका तैयारी करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखिए 17 और 18 सितंबर, 17 तारीख को संडे था, तो संडे का भी हम लोग इसी में देखते हैं। ठीक है, तो 17 और 18 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। ठीक है, आप केएलवाईएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप केएलवाईएस एकेडमी लिखेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। मेंस के लिए भी मैं आपको प्रश्न भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग डेली मैप प्रैक्टिस जो करते हैं उस तरीके से मैप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसके बारे में देखेंगे। फिर फ्लैश फ्लड क्या है, फिर K218b सुपर अर्थ, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से ग्लोबल साउथ के बारे में देखेंगे। तो इतने टॉपिक हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी हम लोग आज हम लोग मैप में देखेंगे G20 देशों को। मैं लगातार बार बार बीच बीच में इसको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड टॉपिक भी है आज, इसलिए भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग कितने लोग ऐसे हैं, आंख बंद करके आप लोग एक बार ध्यान करके देखिए कि क्या आप लोगों को G20 के मेंबर्स जो हैं, जो देश हैं, क्या वो सभी आपको याद आ रहे हैं? अगर याद आ रहे हैं तो ठीक है, आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि G20 के अंतर्गत कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 देश जो हैं G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, ये 2 देश केवल हैं जो कि G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप अफ्रीका के अंतर्गत देखेंगे तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब हम लोग अफ्रीकन यूनियन को भी देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका को यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से आप अगर यूरोप के अंतर्गत देखते हैं तो यूरोप में आपको दिखेगा यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है, उसके बाद से फिर आप लोग अगर पश्चिमी एशिया के अंतर्गत देखें, सऊदी अरेबिया और टर्की। फिर उसके बाद से आप अगर एशिया के अंतर्गत उत्तरी देखेंगे तो रसिया आपको दिखेगा। फिर अगर हम लोग कहें कि उत्तर पूर्वी देखेंगे तो आपको चाइना दिखेगा, फिर साउथ कोरिया दिखेगा और जापान दिखेगा। फिर उसके बाद से भारत, और दक्षिणी अगर अगर हम लोग कहें कि दक्षिण पूर्वी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको, हाँ, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें 2 देश हैं। इस तरीके से आप लोग वो थोड़ा सा ना डायरेक्शन को भी साथ में जोड़ करके देखें तो आपको याद आएगा, ऐसे ज्यादा याद होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए मैप हम लोग देख लिए कि इसमें कौन कौन से देश हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और है यहाँ पे, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। तो आपको उसी समय ये भी ये जो गठबंधन है, इसमें भी ये लोगों ने एक तरीके से इसका प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बातें अभी ध्यान रखेंगे, अभी आगे चल करके और भी इसके बारे में परफेक्टली हर बातें आएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि इसमें सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर के वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया। तो ये हमारे नई दिल्ली से शुरुआत हुआ है, पीआईबी का ये टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसका टॉपिक, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, याद रखेंगे लक्ष्य क्या है इसका। ठीक है, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों
कि व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर के जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। ठीक है, तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, G20 के अंतर्गत ही ये पहल है, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई और ये देश है उस देश के बारे में याद रखेंगे। भारत की भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इस तरीके का वर्ड आप लोगों को देखेंगे कि हमेशा आपको इस तरीके से प्रश्न आपको दिख जाएंगे, है ना। तो इस तरीके का वर्ड को हमेशा ध्यान में रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्लैश फ्लड का क्या मतलब होता है? तो फ्लैश फ्लड आप देख रहे हैं कि देश के कई जगहों पर इस तरीके से फ्लड आ रहे हैं। ठीक है, अचानक आने वाले बाढ़ को हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। ठीक है, ये तूफान के कारण अत्यधिक भारी वर्षा, बांध या फिर तटबंध टूटने या फिर भूस्खलन आदि ये सब अचानक से घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड ये वर्ड याद रखिएगा। प्रीलिम्स में नॉर्मल इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई सारे प्रश्न मैं आपको दिखाया था प्रीलिम्स में। ये K218B सुपर अर्थ ये अगला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक के अंतर्गत इस तरीके से प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। तो ये अभी नया टॉपिक है, याद रखेंगे इसको अच्छे से। नोट्स में भी इसको अच्छे से वहाँ पे मतलब नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में मौजूद लियो तारामंडल में एक ऐसे ग्रह की खोज की गई है जहां तापमान के साथ साथ पानी के प्रमाण भी मिले हैं। उस ग्रह का नाम क्या है? K218b सुपर अर्थ। तो ये सेम अर्थ की जैसी वहां पे प्रकृति देखने को मिल रही है। अभी और इस पे रिसर्च करेंगे। ठीक है, और ये लगभग पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, और पृथ्वी के जैसा ही वहां भी उसमें भी कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वजन में 8 गुना बड़ा है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में फैक्ट रूप से याद रखेंगे। वजन में पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है और अगर उसके आकार को देखेंगे तो 2 गुना बड़ा है। ठीक है, ये पृथ्वी देख रहे हैं और ये K218b देख रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सबसे पहली बात तो यहाँ पे याद रखिएगा कि K218b क्या है, हाल ही में चर्चित। तो याद रखेंगे सुपर अर्थ है ये। इस ग्रह में जल वाष्प के साथ हीलियम, डाइजेस्ट मीथेन जैसे गैसों का भी यहाँ पे प्रमाण मिले। इस ग्रह में पानी पाए जाने की पुष्टि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने की, जिसने नेचर एस्ट्रोनॉमी में यह लेख प्रकाशित किया। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा ये खोजा गया है। ठीक, जो फैक्ट अभी मैं बताया कम से कम उतना ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है ग्लोबल साउथ। ठीक है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए नॉर्मली ग्लोबल साउथ से संबंधित कौन कौन से देश उसमें जुड़े हुए हैं उससे उस तरीके से पूछा जा सकता है। हालांकि देखिए ये कोई संगठन नहीं है, ये एक विचार है कह सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ एक नाम है केवल। ठीक है, जैसे कि मैं इसको पहले भी बताया था आप लोग को, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों को मतलब अच्छे से बताया था मैं। लेकिन अभी यहाँ पे केवल ग्लोबल साउथ की बातें की जा रही है। अभी आर्टिकल ये एडिटोरियल है तो उसी हिसाब से हम लोग इसको बात करेंगे। अभी इसमें केवल ग्लोबल साउथ पे फोकस दिया जा रहा है, तो ग्लोबल साउथ को ही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि मैं दोनों को आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा। देखिए नॉर्मली हम लोग को सबसे पहले तो बेसिक चीजें समझना है प्रीलिम्स के हिसाब से, और इसकी बेसिक जानकारी भी होना चाहिए कि देखिए ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या है। तो सबसे पहले इसको समझिए। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये 2 कलर में यहाँ पे मैप में ये 2 कलर में देश आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एक ये व्हाइट कलर में जो अच्छे से आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, ये देश जो है ये ग्लोबल नॉर्थ है, और ये जो देश है नीचे के ये कलरफुल ये सभी ग्लोबल साउथ हैं।
तो ग्लोबल साउथ में लग रहा है कि साउथ साउथ में सभी हैं इसलिए बोला जा रहा है, नहीं। इसका कॉन्सेप्ट तो हालांकि इससे मैच कर रहा है, लेकिन रियल में यहाँ पे ये जो देश हैं इनको ग्लोबल साउथ इस संदर्भ में कहा जा रहा है क्योंकि ये सभी देश जो हैं विकासशील हैं या फिर कम विकसित हैं, अल्प विकसित हैं, ठीक है। मतलब पिछड़े लोग हैं, ये लोग पिछड़े देश हैं, ठीक है। और ये ऊपरी जो आप उत्तरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं ये सभी विकसित देश हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब गरीब देशों से है, गरीब देश या फिर रईस, मतलब हम लोग कहें कि विकसित, ठीक है, विकसित होने की कगार पर है या विकासशील, मतलब विकासशील की स्थिति में है मान लो, ठीक है। अभी विकसित नहीं हुए पूरी तरीके से, वो लोग लगातार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे देशों को हम लोग कहते हैं ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल साउथ का मैटर यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी न्यूज में आ रहा है, इससे पहले भी मैं इस पे बात किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें अभी चर्चे में चल रहा है कि इनको, मतलब ये जो देश हैं ग्लोबल साउथ के जो देश हैं जितने भी, वे अभी कहीं ना कहीं उनमें देखा गया है कि वो मतलब बेहतर स्थिति में धीरे धीरे आने का प्रयास कर रहे हैं और उनको आना भी चाहिए। जिस तरीके से अभी स्थितियां बन रही है उस हिसाब से उनको आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है, और लगातार बढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी, ठीक है। तो आर्टिकल में मुख्य रूप से उनकी चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है, तो हम लोग चुनौतियों के बारे में देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें, कुछ फैक्ट तरीके से जो हम लोग ग्लोबल साउथ के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग उसके बारे में कुछ लिख सकें। तो कुछ फैक्ट के रूप में सबसे पहले देखिए, ग्लोबल साउथ शब्द को पहली बार वर्ष 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ऑग्लेस्बी, ठीक है, ऑग्लेस्बी के द्वारा दिया गया था। तो आप ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट अगर लिखेंगे तो मतलब एक बेहतर जो है उसको समझा पाएंगे ग्लोबल साउथ को, ठीक है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें तेजी आई जो कि दूसरी दुनिया या सेकेंड वर्ल्ड का अंत का प्रतीक था। तो 1991 के बाद से आप दूसरी दुनिया या फिर सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उससे पहले वो समाप्त हुआ। फिर हम लोग ये जो अभी जो देश हैं जिसको हम लोग ग्लोबल साउथ करें, इसको तीसरी दुनिया के नाम से अब जाना जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व में विकासशील देशों को आमतौर पर तीसरी दुनिया कहा जाता था। यह शब्द 1952 में अल्फ्रेड सावी के द्वारा दिया गया। यद्यपि यह शब्द जो है गरीबी, अस्थिरता, पश्चिमी मीडिया के द्वारा प्रचारित नकारात्मक रूढ़िवादिता से संबद्ध है, ठीक है। तो इस तरीके का जो वर्ड है ये सभी क्या है, गरीब, अस्थिरता, इस तरीके की बातें, और जो उन देशों में क्या है एक तरीके से अल्प विकसित है, ठीक है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इन देशों के लिए तीसरी दुनिया की बातें यहाँ पे ये वर्ड रखा गया या फिर ग्लोबल साउथ रखा गया ना। परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ एक शब्द एक अधिक तटस्थ और यहाँ पे विकल्प के रूप में उभरा, मतलब इसको अब परफेक्ट वर्ड माना गया, तब से फिर ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए ग्लोबल साउथ के बारे में और भी कुछ कुछ बातें हैं। ग्लोबल साउथ में हाल के दशकों में धन और राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। देखिए एक मस्त अच्छा फैक्ट है, बहुत मतलब मजेदार फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे संस्था वगैरह के बारे में थोड़ा सा नहीं जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है, इस तरीके से बातें चल रही हैं कि अनुमान एक लगाया जा रहा है कि 2030 तक, ठीक है, 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 3 जो होंगे ग्लोबल साउथ के होंगे, जिसमें से चीन और भारत जो होंगे अग्रणी होंगे। मतलब अब ऐसा स्थिति यहाँ पे ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज है, ये वाली जो कंट्रीज है ये पूरा डेवलप्ड, अब ये लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे जाएंगे और इधर ग्लोबल साउथ के लोग आगे आएंगे, ठीक है। इस तरीके का भी अनुमान लगाया जा रहा है, और उसमें भी चीन को आप देख ही रहे हो और इंडिया को भी, भारत को भी अब देख रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया नहीं बोलना है, अब भारत बोलना है। इस पे भी मैं बातें करूंगा, इंडिया वर्सेस भारत, लेकिन
अभी धीरे धीरे करके इसका ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा हम लोग को बेहतर एक समझ, अगर आपको ये टॉपिक बताऊं तो एक बेहतर समझ डेवलप कर सकूं। अभी तो लगभग नॉर्मली ये राजनीतिक मुद्दे के रूप में चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा परफेक्टली होने देते हैं, परफेक्ट अभी न्यूज़ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, एक एक बेहतर विचार बताने के लायक ऐसी स्थितियां आ जाए, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ब्रिक्स देशों, इसके अंतर्गत देखिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद पहले से ही G7 देशों से अधिक है। ठीक है, इसके अलावा चीन, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ के राजनेता तेजी से वैश्विक मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसका ये जो इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए G7 जो कंट्रीज है, G7 कंट्रीज में आप लोगों को बताया था, G7 कंट्रीज पूरा ये जितना नॉर्थ मतलब ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, ये ऊपर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो G7 में आप लोग को इन्हीं लोग देखने को मिलेंगे। जबकि आप ब्रिक्स देश में देखेंगे कि ब्राजील है, तो ब्राजील कहाँ पे है, ब्राजील यहाँ पे, रूस देख रहे हैं। हालांकि देखिए जो रूस है ना, रूस को भी ये लोग ले करके चलते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत ही है ये, छोड़ दीजिए इसको। तो ब्राजील, रूस, फिर आ गया भारत, फिर चीन। ठीक है, उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका। तो ये सब देश जो हैं, ये लोग का सकल घरेलू उत्पाद कहीं ना कहीं मतलब G7 देशों से अधिक है, इस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, वे लोग कहीं ना कहीं इनसे आगे बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मुख्य रूप से इस बात जो है, मतलब ये एडिटोरियल है, इसके अंतर्गत इसमें चुनौतियों के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। मैं आपको इसको लेकिन पूरे अच्छे से कवर करके बताया कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मेन बात है यहाँ पे किया जा रहा है, प्लस संभावनाएं भी जताई जा रही है कि बढ़ने का अभी ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके सामने चुनौतियां भी हैं, और हकीकत में इनके पास चुनौतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां। देखिए मैं आप लोग चुनौतियों को अच्छे से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और ये जो चुनौतियां जो है, ये चुनौतियों को एक चीज मैं आपको एकदम एक स्मार्ट जो होते हैं आंसर राइटिंग लिखने का एक तरीका यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़े उसको अच्छे से बेहतर अप्लाई करने की जरूरत है। देखिए जैसे ये जितने भी अभी आपको इसमें टॉपिक दिखेंगे चुनौती को लेकर के, ये चुनौतियां केवल ये ग्लोबल साउथ के लिए नहीं है। अगर आप ग्लोबल साउथ से कंट्रीज से संबंधित जितने भी देश हैं उन सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जितने भी इसमें संगठन हैं, उन सभी संगठनों पर इस चुनौतियों का वहां पे वर्णन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उसके हिसाब से, उसके संदर्भ में, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना, उतना आप थोड़ा बहुत उसको मैनेज कर सकते हैं, उतना उस हिसाब से जैसे अब किसी संगठन के बारे में कहा जा रहा है, तो संगठन को थोड़ा सा ध्यान में रख करके इन्हीं के जैसे ये चुनौतियां जो मैं बताऊं उसी के संदर्भ में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप लोग वहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेहतर आंसर लिख सकते हैं। अब वो सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, उतना आपको करना पड़ेगा, उतना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं चुनौतियों के बारे में। समझ में आ गया, तो इसको, ये जो चुनौतियां अभी मैं आपको बताऊंगा, ये हर जगह पे आपको काम आएगा, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद से आप कहाँ कहाँ इसका अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करके देखिएगा। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध के दौरान अब ये जो है, ये स्पेशली जो है ग्लोबल साउथ के मैटर में आ गया है, तो आप इसको हर जगह पे वर्ड नहीं, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको यूज मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मैं यही बोल रहा हूँ ना कि जैसे स्थितियां रहेंगी, अब जैसे इस अभी किसी देश के बारे में बात करना है, तो आप वहां पे हर समय शीत युद्ध तो नहीं ला सकते हैं। हो सकता है उस देश जो है शीत युद्ध से प्रभावित ही ना हुआ हो। किसी यहाँ पे अगर कोई संगठन है, संगठन के बारे में आप ब्रिक्स देश जैसे हम लोग बात किए, तो इस तरीके से संगठन है, तो संगठन के बारे में इस तरीके का उसमें नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। तो जो मैच हो वो सब चीजों को बोलना नहीं पड़ेगा, उतना आप लोगों को समझ जाना है, जो मैच हो उसको यूज करें आप। ठीक है,
अब देखिए अगला, हरित ऊर्जा कोष जारी करना। ठीक है, तो हरित ऊर्जा कोष जारी करना, ये कैसे आप मतलब सोचेंगे कि ये कैसे चुनौतियां हो गया ग्लोबल साउथ के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये बोलने का क्या मतलब है, जो हरित ऊर्जा कोष है इसके बारे में यदि नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, तो ये एक ऐसा कोष का मतलब क्या है, कोष का मतलब है एक तरीके से हम लोग कहें कि जैसे कि मतलब कोष मतलब एक तरीके से पैसा जमा करने का एक वो मतलब बैंक समझ लीजिए। ठीक है, कोष का मतलब, ठीक है, या फिर एक अलमारी समझ लीजिए जिसमें कि हम लोग सभी क्या करेंगे, पर्यावरण से लड़ने के लिए जो है उसमें सभी देश मिलकर के उसमें पैसा जमा करेंगे और उस पैसे को हम लोग पर्यावरण से संबंधित चीजों को, जलवायु से संबंधित उससे उसके प्रभाव को, उसके प्रभाव से बचने के लिए, या फिर हम लोग कहें कि पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम लोग उसको खर्च करते हैं। तो उस प्रकार का एक कोष बनाया गया है। ठीक है, और उसमें लोग पैसा जमा कर रहे हैं। तो ये चुनौतियां कैसे हो गई, तो देखिए चुनौतियां कैसे हुई, अभी आप खुद समझिएगा कि ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सभी कंट्रीज डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए, इन लोगों ने क्या किया, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर हम लोग कहें पर्यावरण के अंतर्गत या फिर प्रकृति के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं उन सभी का यूज करके, प्राकृतिक चीजों को बेहतर तरीके से यूज करके, मतलब बेहतर तरीके से नहीं, दोहन करके भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनका दोहन करके ये लोग क्या किए, अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा लिए, डेवलप हो गए। ठीक है, लेकिन अगर पर्यावरण में परिवर्तन होगा, ठीक है, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो क्या केवल इन्हीं लोगों के लिए पड़ेगा, पूरे पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव यदि पड़ेगा, अभी जैसे ग्लोबल आप देख रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा पूरा ग्लोबल लेवल पे जिस तरीके से पॉल्यूशन है, ठीक है, आप अभी देख रहे हैं कि हर जगह पे जो है इतना ज्यादा मतलब मतलब गर्मी जो है बहुत ज्यादा, हर जगह पे गर्मी पड़ रही है, लगभग ग्लेशियर तक पिघल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब है इन्वायरमेंट में हम लोग जितना ज्यादा उसका दोहन किए हैं, सही तरीके से उसको नहीं रखे हैं, सेव करके नहीं रखे, बहुत ज्यादा उसका दोहन किए, उसके कारण से हो रहा है। तो उसके कारण से जो प्रभाव पड़ रहा है वो सभी देशों पर पड़ रहा है, चाहे वो गरीब देश हो चाहे वो अमीर देश है। लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे खाद्य संकट भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, अब जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, सही से बारिश या फिर नहीं हो रहा, कहीं कहीं बाढ़ आ जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, फसल या तो कम बारिश होगा तो भी फसल बर्बाद होगा, या तो बहुत अधिक बारिश होगा तो भी फसल बर्बाद होगा। तो फसल बर्बाद हो रहा है हर जगह का लगभग। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि अब वहां पे खाद्यान्न का संकट हो रहा है। ठीक है, खाद्यान्न संकट होने के कारण से क्या हो रहा है, ये जो गरीब देश जो हैं, ये गरीब देश उस खाद्यान्न संकट से निपटने में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। लेकिन इनके पास भी खाद्यान्न संकट हो रहा है, लेकिन ये लोग क्या है उसको नॉर्मली मैनेज कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग पहले से डेवलप्ड है, इनका जो जो खर्च जितना हो रहा है ये लोग मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन ये जो देश है, जो पिछड़े देश है, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग तो विकसित हो गए इसका यूज करके, पर्यावरण का जितना दोहन करना था, जितने भी ये लोग को जिस तरीके से प्रकृति का दोहन करना था करके ये लोग, लेकिन इसका प्रभाव क्या है, सभी पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर देश हो। अब उसके लिए लोग, इन लोगों ने बनाया एक कोष, यानी कि इसमें पैसा जमा करना है सभी देशों को पर्यावरण से निपटने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, चाहे उसको बेहतर करने के उपाय करने के लिए। तो इन लोग तो पहले से डेवलप हो गए, अपने आप को बेहतर कर लिए, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो देश है ये लोग तो अभी ऐसा कुछ किए ही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग को जो है इस कोष में पैसा जमा करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो खुद ये आर्थिक रूप से ये लोग परेशान है, ऊपर से फिर ये कोर्स अलग से इसमें भी ये लोगों को करना पड़ा, प्लस पर्यावरणीय प्रभाव भी ये लोगों को पड़ रहा है, वो भी झेल रहे हैं, और उसके परिणाम जो उसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको भी झेल रहे हैं। तो इसके कारण से जो है इनकी एक चुनौतियां ये बनी हुई है। ऊपर से फिर ये चीन, चीन को तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति करके रखा है।
है ना। जितने गरीब देश हैं उनके मतलब ये टारगेट पे रखा रहता है उनको, और जो गरीब देश नहीं है उनको 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 टारगेट में ले करके आता है, उनको अलग तरीके से गरीब करके, है ना। तो उनको गरीब करके या फिर उनको और मतलब उनको और अधिक लोन दे करके, ठीक है, विकसित डेवलप करने के चक्कर में वो लोग डेवलप करने का सपना दिखा करके उनको बेहतर बढ़िया लोन देता है, और इतना ज्यादा लोन देता है कि वो देश फिर चीन के दबाव में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक, चीन भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतियां हैं ग्लोबल साउथ के लिए। उसके बाद से दक्षिण में उत्तर का हस्तक्षेप। दक्षिण में उत्तर का हस्तक्षेप क्यों? आप देखेंगे जितने भी उत्तर क्षेत्र के जो देश हैं वे सभी कहीं ना कहीं हर एक देश में आकर के अब ये डेवलप है। उसी में एक ये भी है, ये क्या बोलते हैं, ये अमेरिका, जो कि हर जगह पे आपको इसका प्रभाव दिखेगा, कहीं ना कहीं कहीं भी ये आ जाता है ना। तो इससे क्या हो गया, इन देशों को दबाव तो पड़ ही रहा है। मैं इसको ज्यादा कचड़ा कर दिया हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो उत्तरी उत्तरी देश हैं इनका प्रभाव हमेशा दक्षिणी देशों पे रहता है। उसके बाद से आप देखेंगे हरित हरित ऊर्जा कोष जारी करना, ये तो हो गया, इसको फिर से लिखते हैं, उसको हटा दीजिए। उसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा, इसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसकी भी एक, आप लगातार जो है रूस यूक्रेन का जो प्रभाव है वो खाद्य संकट को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके कारण से बहुत सारे देशों में जिस तरीके से अभी खाद्य पदार्थ पहुंचाए जाते थे वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। तो उसके कारण से भी ये रूस और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव भी अभी ग्लोबल साउथ के ऊपर पड़ रहा है। फिर अमेरिका का आधिपत्य, तो अमेरिका का भी आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों पे आधिपत्य है, बहुत ज्यादा अमेरिका भी दबाव बनाते रहता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके विकास में एक चुनौतियां हैं। उसके बाद से संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच, ठीक है। तो ये भी एक अलग से इनके लिए चुनौतियां हैं, संसाधनों तक बेहतर तरीके से इनका पहुंच नहीं हो पा रहा है। शुरुआत से भी उस तरीके से संसाधन तो है लेकिन बेहतर पहुंच उनके पास नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौतियां हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें चुनौतियों के ऊपर, ठीक है, पूरा फोकस करके मैं इस पे ज्यादा इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को, ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो चुनौतियां हैं ये अलग अलग जगह पे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न किस तरीके से है, और इसका आप लोग आंसर लिखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। ग्लोबल साउथ से आप क्या समझते हैं, इसके विकास में आने वाले चुनौतियों का वर्णन कीजिए। एकदम साधारण, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए इसका और टेलीग्राम चैनल पे भी भेजिए, ठीक है। ठीक है, फिर ये लगभग आज का जो ये सब जितने भी करंट अफेयर्स हैं सभी कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।